Hello learners, welcome to the fourth video of basic training which is material selection for robot. Generally क्या होता है कि हमारे रोबोट जो है ना वो कई सारे मटेरियल से बनाते हैं जैसे वुड, प्लास्टिक, मेटल, हेवी बॉडी कार्डबोर्ड और कभी कभी फोम का भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बट द मेन क्वेश्चन इज विच मटेरियल टू चूज, कि कौन सा मटेरियल हमें कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। So here is the answer. That all depends on the how big and heavy it is. हमारा रोबोट है जो कितना हैवी है, उसका कौन सा शेप है, उसके शेप और उसके हैवीनेस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो वुड होगा या फिर कोई और मेटल होगा या फिर कार्बन फाइबर भी हो सकता है, ठीक है। एंड रिमेंबर कि कोई भी आइडियल मटेरियल नहीं होता रोबोटिक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें किसी और मटेरियल का भी यूज़ करना पड़ सकता है। यूजेस के मुताबिक वो एक सिंपल पीस ऑफ वुड, जैसे मैंने बात आपको बताई, जैसे सिंपल पीस ऑफ वुड भी हो सकता है एंड फैंसी एज कार्बन फाइबर वो भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको लिखा होगा। शुरू करते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल से। ओके, तो नॉन मेटेलिक में सबसे पहले आता है हमारा प्लास्टिक। तो मोस्टली प्लास्टिक जो है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स के आते हैं, पर सब प्लास्टिक्स के हमें यूज़ भी नहीं होते एंड सब प्लास्टिक्स हमारे नीड में खरे भी नहीं उतरते। बट कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी इवेंट्स होती है, जैसे टेक फेस्ट में लाइन फॉलोइंग रोबोट हो गया एंड वगैरह में, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रोबोट को बनाने के लिए हम लोग मेटल का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, उसका ही यूज़ करते हैं बिकॉज वही हमें अफोर्ड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है देर आर जस्ट अ स्मॉल हैंडफुल, सॉरी, there are just a small handful plastic materials that are both affordable and readily available, which is here. फिर प्लास्टिक में मेनली हम तीन टाइप सीखने वाले हैं, एक्रेलिक, पीवीसी एंड नायलॉन। एक्रेलिक और पॉलीकार्बोनेट दोनों सेम ही है, ठीक है। एंड एक्रेलिक और पॉलीकार्बोनेट इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, सबको लिखना है। जो भी ये टास्क कंप्लीट करने वाले वो सबको लिखना है। एंड थर्ड है हमारा नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट विच इज बेंडियर एंड वर्चुअली अनब्रेकेबल। एक्रेलिक का जो एक दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट वो कंपेरेटिवली एक्रेलिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एंड एक्रेलिक के कंपेयर में थोड़ा अनब्रेकेबल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके यूजेस हैं, जैसे हो गया हमारा एक्रेलिक, तो एक्रेलिक वो एक फ्लेक्सी ग्लास भी, फ्लेक्सी ग्लास की तरह भी हम इसे जानते हैं। एक्रेलिक का मोस्टली यूज़ क्या होता है रोबोट को ऐसे थोड़ा सजाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से दिख रहा है ना ये वाला नीचे वाला, तो यहाँ पे बीच में जो है वो एक्रेलिक की शीट लगी है। तो एक्रेलिक की शीट क्या करेगा, वो ट्रांसपेरेंसी हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा कि हम जो बोट में हैं अच्छे से दिख पाएंगे कि हमारा जो मोटर्स माउंट की हुई हमारा जो वायरिंग्स है वो किस तरह से कहाँ जा रही है, या फिर कौन सा वायर कहाँ पे निकल गया है। फिर दूसरा आता है हमारा पीवीसी। पीवीसी का यूज़ हम रोलर्स बनाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे पीवीसी के आपको पाइप दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एंड में आपने बेरिंग लगा दी दोनों साइड एंड बीच में से आपने शाफ्ट इनपुट कर दी। तो फिर ये जो आपका पाइप है वो रोलर की तरह यूज़ करने का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये जो रोलर है वो नायलॉन का बना हुआ। और सेम हम लोग पीवीसी से भी बना सकते हैं। एंड पीवीसी एंड इस सब का मेनली हम जीटी रोबोटिक्स क्लब में यूज़ प्रोटोटाइप बनाने के लिए करते हैं, कि कोई भी हमने मैकेनिज्म सोची है तो वो सबसे पहले हम मेटल पे ही अप्लाई नहीं करते, उसके पहले हम रफ डिज़ाइन तैयार करते हैं। फिर रफ डिज़ाइन के मुताबिक हम उसे एक वुड, प्लास्टिक, पीवीसी एक्सेट्रा इस सारी चीज़ों में अप्लाई करके वो मैकेनिज्म तैयार करते हैं। फिर अगर वो मैकेनिज्म ऐसे मतलब उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है, फिर हम इसको कन्वर्ट करके मेटल में
अप्लाई करते हैं। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन जो है वो ऐसे रेडीमेड भी मिलता है अपने को एंड 3D प्रिंटर में भी मिलता है। नायलॉन का फिलामेंट जो है वो हमें 3D प्रिंटर करना है, 3D प्रिंट करना है तो वो भी हमें मिल सकता है। पर जनरली हम 3D प्रिंटर में ना PLA, ABS, फिर PET इस सब का ही यूज़ करते हैं। नायलॉन का जनरली हम यूज़ नहीं करते। एंड यहाँ पे भी आपको लिखा है रोलर्स के लिए भी नायलॉन यूज़ होते हैं। एंड ये जो है वो नायलॉन के गियर है कि कहीं पे क्या होता है कि बेस का वज़न थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है और मैकेनिज़्म में इतना वज़न अपने को नहीं चाहिए, तो अब क्या करते हैं जो गियर्स लगे होते हैं ना मेटल्स के, तो वो गियर्स मेटल्स के निकाल के हम लोग नायलॉन के लगा देते हैं क्योंकि कंपेरेटिवली काम तो वही देगा पावर ट्रांसमिशन का, पर वेट हमारा कम होगा। फिर आता है हमारा वुड। तो वुड्स भी कई टाइप्स के होते हैं, पर मोस्टली जो टाइप्स ऑफ वुड होते हैं वो फर्नीचर में यूज़ होते हैं। हमें तो यहाँ पे सिर्फ दो का ही यूज़ करना है, एक है प्लाईवुड एंड सेकंड है MDF जो है मीडियम डेंसिटी फाइबर। हाँ, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, बट मोस्टली ऑफ देम आर यूज्ड इन फर्नीचर पर्पसेस फॉर द हाउसेज एंड ऑफिस और टू मेक एरिना ऑफ द रोबोकॉन। तो यहाँ पे ये जो तीन एरिना दिख रहे हैं ना, ये 2020 का एरिना है, ये वाला है वो 2019 का एरिना है एंड ये वाला जो है वो 2018 का एरिना है। तो एरिना में आपको ग्रीन, ब्लू, रेड ये सब आपको दिख रहा है ना, तो ये लकड़ी का बना हुआ है, मतलब वुड का बना हुआ पूरा एरिना। एंड बीच में ये जो आपको पाइप्स दिख रहे हैं ऐसे खंभे जैसा, तो वो आपका डिफरेंट पाइप या फिर कोई भी मेटल का हो सकता है। जैसे ये जो यहाँ पे गोल पोस्ट लगा हुआ है ना, वो एक मेटल का हो सकता है। बाकी मोस्टली यहाँ को इसकी जो सरफेस है ना वो लकड़ी की होगी, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो एरिना में कहीं, बल्कि एरिना तो हमें बनाना नहीं होगा, पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस है प्लाईवुड एंड MDF। तो एक बार आप इसको पढ़ ले फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो जनरली प्लाईवुड है वो भी हमने जैसे प्लास्टिक में बताया वैसे मैकेनिज्म का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटोटाइप बनाने के लिए। एंड प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि हमने जो एक बेस बनाया रोबोट बेस, तो उसमें हमें कहाँ पर PCBs माउंट करनी है, कहाँ पर हमें मोटर्स की बैटरी माउंट करनी है, मोटर ड्राइवर हमें माउंट करना है, तो ये सब जगह हम कहाँ पर उसको रखेंगे, तो उसके लिए हमें ये प्लाईवुड यूज़ करते हैं और कभी कभी MDF भी यूज़ कर लेते हैं टू बेटर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, पर अभी ये देखिए कि ये MDF जो है वो हमारे बेरिंग ब्लॉक बनाने के लिए भी काम आता है। हाँ, जैसे अब कल या परसों आपका जो वेबिनार हुआ था उसमें आप लोगों को बोला गया था कि मोटर्स, उसके बाद व्हील एंड उसके बाद जो लकड़े का बॉक्स जैसा था, कि आपको पूछा गया था कि वो क्या था। एंड मैनी ऑफ यू हैव आंसर्ड दैट इट इज़ अ bearing and etc. So this is our bearing block to provide smooth rotation for our robot wheel. ठीक है, and MDF is our high grade composite material। and mainly क्या होता है कि प्लाईवुड का हम यूज़ कब करते हैं कब नहीं करते हैं, जैसे जब हमारा अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना आपको, अगर यहाँ पे हमारा फोर्स एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा होगा, तो ये क्या होगा, ये एक से ज़्यादा शीट्स की बनी हुई है एक प्लाईवुड की शीट। यहाँ पे आप लेयर्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो लेयर्स के मुताबिक अगर यहाँ पे फोर्स एक हद से ज़्यादा अप्लाई करोगे आप, तो ये यहाँ से निकलने लगेगा एंड सरफेस बिकम अनइवन। अनइवन मीन्स हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना कि फाँ वागी गई, कि फाँ गरी गई, तो उस तरह से यहाँ से अनइवन सरफेस हो जाएगी, तो उससे हम मशीनिंग भी ठीक से नहीं कर सकेंगे। जबकि यही आपका फोर्स अगर आप MDF में अप्लाई करोगे, तो MDF इस टाइप ऑफ फोर्स, मतलब कि यहाँ जो आपकी एज दिख रही है ना ये छोटी वाली, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करोगे फोर्स, तो MDF बेटर सूटेबल है कंपेयर टू प्लाईवुड, बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर की नहीं बनी होती है, ये सिर्फ एक लेयर की ही बनी होती है। एंड नेक्स्ट, जब हमारा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे होगा, मतलब कि इसकी एजिस पर है, मतलब
यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उस पर नहीं, पर इसकी जो लेंथ है, सॉरी ये आपकी होगी हाइट, इसकी जो लेंथ और विड्थ वाली एरिया है उस पर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो प्लाईवुड इज बेटर देन एमडीएफ। बिकॉज प्लाईवुड क्या होता है, एक से ज़्यादा शीट का बना हुआ होता है, तो उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू एमडीएफ। जबकि एमडीएफ में आप थोड़ा फोर्स ज़्यादा करोगे ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलरली, तो वो ब्रेक होने का चांसेस प्लाईवुड की कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कब कहाँ कौन सा हम मटेरियल अप्लाई करेंगे। अब आता है हमारा स्पेशल मटेरियल। तो स्पेशल मटेरियल में हमने रखा है 3D मटेरियल। ठीक है, तो देर आर स्पेशल 3D प्रिंटर्स। अभी ये मतलब बहुत चर्चा का विषय चल रहा है, क्योंकि 3D प्रिंटर्स के आप नेट में भी सर्च करोगे तो बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स डिवाइसेस बना रहे हैं। स्पेसएक्स वाले ने तो 3D प्रिंटर का एक रॉकेट इंजन भी तैयार किया हुआ है जो ऐसे 3D प्रिंट किया हो, पर शर्त वो है कि वहाँ पे मटेरियल जो है वो PLA ABS वो सब नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग मटेरियल यूज़ किया है इन लोगों ने। बट इसलिए अभी 3D प्रिंटर हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे तो मटेरियल्स के कुछ नाम है, PLA ABS PET। ठीक है, बट हाँ ये सब है ना वो प्लास्टिक के ही कंपोजिट्स है। PLA मतलब पॉलीलैक्टिक एसिड, ये अगर आपने 11-12 किया होगा तो आपको केमिस्ट्री में आया होगा। ये सब हमारे प्लास्टिक्स है, कंपोजिट्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये समरी है, उसका कुछ कंपैरिजन दिए हुए है कि PLA ABS से कहाँ कब अच्छा है और कब ABS PLA से अच्छा है। तो ये तो आप लोगों को सिर्फ रीड करना है, एंड अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वन चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लिखा है ना स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ 1.75 mm एंड 2.85 mm, तो वो अपने पास जो भी 3D प्रिंटर की मशीन होगी तो उस मशीन में हमारा एक्सट्रूडर का जो साइज़ होगा ना उसके मुताबिक हमें सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा 1.75 mm वाला सिलेक्ट करेंगे या फिर 2.85 mm वाला सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे गियर जैसे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे गोल घूम रहा है, ये अंदर बाहर जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमें गियर्स दिख रहे हैं। फिर ये तो हमारा फिलामेंट्स हो गया कि इस तरह से 3D प्रिंटर का फिलामेंट जो है वो हमारे पास आता है। एंड फिर इस जो ये मतलब पतले तार जैसा होता है, और फिर ये तार को हम 3D प्रिंटर में अंदर एक्सट्रूडर के अंदर इनपुट करते हैं एंड देन हमें कोड अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो मटेरियल है वो बन के तैयार होके आता है। फिर ये जो GRC करके यहाँ पे दिखा हुआ है ये भी प्रिंट किया हुआ है। फिर ये जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ये भी प्रिंट किया हुआ है। ये तो मोबाइल है, ये ब्लू वाला। फिर आता है कार्बन फाइबर, गॉड मटेरियल। सी गॉड मटेरियल इसलिए कि ये है तो सही, पर कहाँ पे मिलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब सब बोलते हैं कि कार्बन कार्बन फाइबर बहुत अच्छा होता है। इट इज़ एक्चुअली में कार्बन फाइबर जो है वो बहुत ही, हम एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा मटेरियल होता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ और वेट की रेशियो है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब कि दूसरे के हिसाब से इसका वेट कम होता है एंड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। फिर केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है एंड हाई टेम्परेचर टॉलरेंस की, ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ नहीं करता। और इसकी जो कॉस्ट है, हम लोग इसे क्यों यूज़ नहीं करते उसका एक रीज़न ये भी होता है कि ये 800 और 900 की शीट आती है इसकी पर केजी। मतलब 1 kg के आप अगर कुछ भी मटेरियल ले रहे हो कार्बन फाइबर का तो आपको 800 टू 900 देने पड़ेंगे, और वो पार्सल में आपके पास आ रहा है तो उसके एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके कंपेयर में एल्यूमिनियम है, वो सब हमारे मेटेलिक मटेरियल्स हैं, वो थोड़े सस्ते आते हैं। तो बात है हमारा सेकंड मेटेलिक मटेरियल्स। तो मेटल में हम लोग मेनली 3 यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, और स्टील का 2 टाइप्स, स्टेनलेस स्टील एंड माइल्ड स्टील। ठीक है, ये तो अभी यहाँ पे लिखा नहीं है।
बट कॉपर कॉपर का तो यूज़ हम ऑब्वियसली तार में और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में वगैरह में होता ही होगा। फिर ब्रास शीट्स एंड ट्यूब्स आर कॉमनली अवेलेबल इन हॉबी स्टोर्स। ऑल थ्री आर ग्रेट फॉर बिल्डिंग रोबोट्स। ये तीनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास। और हमारे यहाँ पे हम क्लब में मेनली एल्यूमिनियम, स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड माइल्ड स्टील। फिर ये तो उसकी एक प्रॉपर्टीज़ है, डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी। कि मेलिबिलिटी डिफाइंस मेटल्स एबिलिटी टू बी हैमर्ड, प्रेस्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब अगर किसी किसी चीज़ को आप हैमर से पीट पीट के आप ऐसे पतला सा लेयर बना सकते हो, तो वो आप समझ जाओ कि उसकी जो मेलिएबिलिटी है वो थोड़ी अच्छी है। एंड डक्टिलिटी मीन्स अगर आप कोई भी मटेरियल को खींच के एक लंबा सा तार बना सकते हो, तो मीन्स कि उसकी मेलिबिलिटी मेली सॉरी डक्टिलिटी है वो थोड़ी अच्छी है। ठीक है। और हमारा मेनली तीन कंपोनेंट सॉरी हमारे मेनली थ्री मेटल्स जो हम यूज करते हैं वो है एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड माइल्ड स्टील। एल्यूमिनियम हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो वेट होता है वो कंपेरेटिवली स्टेनलेस स्टील एंड माइल्ड स्टील कम होता है, एंड उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है। प्लस एल्यूमिनियम सेक्शन जो है वो हमें वेराइटी ऑफ शेप्स में मिल सकता है, जैसे एल सेक्शन, एक्सट्रूजन सेक्शन, उसके बाद आता है स्क्वायर सेक्शन। और स्क्वायर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे 10x10, 20x20, 10x20, 40x40। उस हिसाब से बहुत सारे एल्यूमिनियम के भी टाइप सेक्शंस आते हैं। ठीक है। एंड हाँ, मेन चीज़, एल्यूमिनियम भी बहुत सारे मतलब उसके अलॉयज आते हैं, तो उसमें से हम एल्यूमिनियम 6061 अलॉय अप्लाई करते हैं। है ना? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम 6061। अब बताए स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो कंपेरेटिवली एल्यूमिनियम थोड़ा हैवी होता है, बट देखने जाए तो उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छी होती है। ये वेल्डिंग में अच्छे से हम इसका कर सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम में वेल्डिंग करने जाएंगे तो एल्यूमिनियम इतना अच्छे से नहीं होगा जितना स्टेनलेस स्टील होगा। और यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है वो तो उसकी मतलब इनर प्रॉपर्टीज आ गई कि उसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड यहाँ पे क्रोमियम का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है माइल्ड स्टील में। एंड नीचे यहाँ पे ऑर्डर आपको दिया होगा कि मेलिबिलिटी ऑर्डर एंड डक्टिलिटी ऑर्डर। तो सी ये सब चीज़ को आपको मतलब इतना कुछ आएगा नहीं, बट मेन थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि अगर कभी आपको ये तीन में से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट करनी आए, तो आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से एक ऐसे एक फ्लैंज बनानी हो या फिर शाफ्ट बनानी हो, तो ऑब्वियसली बात है मैं एक एल्यूमिनियम सिलेंडर का ही यूज़ करूँगा, बिकॉज उसमें हम मशीनिंग थोड़ी अच्छे से कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में भी कर सकते हैं, पर उतनी हाईटेक मशीनरी भी हमें देखनी पड़ती है कि हमारे पास है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एक्सट्रूजन सेक्शन, तो एक्सट्रूजन सेक्शन से ऐसे आप बेस बना सकते हो यहाँ पे, रोबोट फ्रेम, जैसे आपने फ्रेम वाली वीडियो में देखा होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का एक्सट्रूजन सेक्शन लिया है, तो यहाँ पे मैंने स्टेनलेस स्टील क्यों नहीं लिया? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का एक्सट्रूजन सेक्शन यूज़ किया और मेरा रोबोट का ये फ्रेम का वेट आ रहा है विथ मोटर एंड विथ व्हील्स 7 kg। एंड इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं स्टेनलेस स्टील का रॉड यूज़ करता हूँ, तो मेरा वजन आ रहा है 12 to 13 kg। तो डिफरेंस कितना आया? ऑलमोस्ट डबल के जितना आया ना डिफरेंस। तो इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम सेक्शन यूज करते हैं। एंड जो एक्सट्रूजन सेक्शन है उसकी अपने में एक खास बात है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब आता है हमारा एल्यूमिनियम फ्रेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पूरा बेस हमारा रेडी किया हुआ है, जो कि एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन सेक्शन से बना हुआ है। ये जो पतले पतले आपको दिख रहे हैं वो एल्यूमिनियम सेक्शन से। फिर ये हुआ हमारा ट्राई बेस। फिर ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो डिज़ाइन सॉलिडवर्क्स में की हुई है।
क्योंकि यहाँ पे अभी मोटर माउंट करना बाकी है डिज़ाइन। ठीक है, एंड उसकी ही हमने ओरिजिनल में यहाँ पे बनाया। यहाँ पे स्ट्रेंजर और रोशन दिख रहा है, क्योंकि ये तो अभी अधूरी है, कंप्लीट नहीं किया हुआ, और ये आपको जस्ट ब्रीफ करने के लिए कि कैसे वर्क होता है। ओके, अब आता है स्टील। तो स्टेनलेस स्टील एंड माइल्ड स्टील। स्टील में हम दो यूज़ करते हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील। तो एसएस का यूज़ हम फ्लैंजेस बनाने के लिए भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारा जो लोड है वो कहीं ज़्यादा आ जाता है, तो हम एल्यूमिनियम की जगह पे एसएस का यूज़ करना प्रिफरेबल करते हैं। फिर ये जो सेक्शंस है एसएस के, तो वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं टू मैकेनिज्म सपोर्ट। अगर हमने कोई भी मतलब कि आपको टेक्निकल एवेल्यूशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको एक बॉल को पिक करके उसको थ्रो करना है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने जो भी मैकेनिज्म बनाई है, तो मान लो कि वो बॉल हैवी है, आपको छोटा सा बॉल की जगह बड़ा सा बॉल आपको ग्रैब करने और थ्रो करने को बोला जाता है, तो आपको मैकेनिज्म के माउंटिंग्स और वगैरह के लिए आपको थोड़ा हैवी मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप एल्यूमिनियम की जगह पे एसएस अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे माइल्ड स्टील, एमएस का क्या है, एमएस बहुत एक हार्ड मटेरियल है, तो जो हमारी चेसिस होती है ना, रोबोट की चेसिस नहीं, बट जो हमारी हैवी चेसिस, मतलब कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कप जो हर साल होता है, जहाँ पे हमारे जीआरसी की ही एक टीम जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो इसका चेसिस होता है ना, तो वो माइल्ड स्टील से बना होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमें बहुत सारे हैवी लोड्स अप्लाई करने होते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ी मशीनिंग भी करनी होती है, तो वो कंपेरेटिवली माइल्ड स्टील में इजी होता है, एंड वो आसानी से मिल भी जाता है। फिर स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे आपको चेसिस दिख रही है, ये जो दिख रहे हैं ना, 4 व्हील मैग्नम ड्राइव। तो इस तरह से चेसिस भी आपको यूज़ करनी, मतलब तैयार अगर मिलती हो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। फिर मेन थिंग इज मटेरियल सिलेक्शन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि सबसे पहले आपको उसकी एप्लीकेशन देखनी है कि इसका यूज़ हम कहाँ पर करने वाले हैं, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है कि हाँ ये मैं यूज़ करूँगा मटेरियल या नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पे ये जो बेस दिख रहा है आपको, ये वाला, तो यहाँ पे आप ये पूरी जो शीट है वो एसएस की है, स्टेनलेस स्टील की है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी तो उसकी रिक्वायरमेंट उस तरह से होगी कि उसने एसएस का यूज़ किया, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन मटेरियल। तो इसका ब्रीफ तो मैंने दे दिया था बेसिक्स फिजिक्स वाले वीडियो में, बट रिवाइज कर लेते हैं। टेंसाइल फोर्स, हाँ एक चीज़, वहाँ पे मैंने स्ट्रेस की बात की थी और यहाँ पे मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस की बात इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पे हमें मटेरियल की अंदर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी थी, लेकिन अभी हम बाहर से उसको जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्स वर्ड यूज हुआ है, स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं हुआ। आई रिपीट कि यहाँ पे स्ट्रेस की जगह पे फोर्स वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि हम इस पर जो वर्क कर रहे हैं ना, वो हम हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, और जो स्ट्रेस था वो हम मटेरियल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे थे कि अगर मटेरियल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इतना स्ट्रेस होगा मटेरियल में, बट अभी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर ये तो उसकी प्रॉपर्टीज और वगैरह है कि मटेरियल में कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं। फिर आता है हमारा कंप्रेशन फोर्स। सी ये जो टाइप्स ऑफ फोर्स है ना, वो आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, उस पर आपको कुछ इससे ज़्यादा सोचने की फिर या फिर ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ आपको एक ब्रीफ करने के लिए। फिर आता है हमारा शेयरिंग फोर्स। On the line, forces are pushing one part of a body in a specific direction and another part of the body in the opposite direction. When the forces are aligned into each other,
दे आर कॉल्ड कंप्रेशन फोर्स। मतलब ये जो है ना, एक को यहाँ से ऐसे हम पुश खींच रहे हैं एंड इसको यहाँ से हम धक्का मार रहे हैं, ये हुआ हमारा शेयर फोर्स। फिर आता है बेंडिंग फोर्स। तो बेंडिंग फोर्स है ना, वो हमारा टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों का कम कंपाइलेशन है। जैसे यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो होगा वो कंप्रेशन होगा, सेम यहाँ पे जो होगा वो हमारा टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ से हमारी जो सरफेस है वो खींचेगी एंड यहाँ से जो है वो हमारी सरफेस पे दबेगी, मतलब उसके ऊपर प्रेशर आएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से कंप्रेस होगी एंड यहाँ से टेंशन मतलब थोड़ी एक्सपांड होगी। जैसे यहाँ पे जैसे जो फुलक्रम यहाँ पे लगा हुआ है एंड यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो ये थोड़ी बैंड हो रही है, फिर इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ रही है कंपेयर टू ओरिजिनल वन। अब आता है हमारा टॉर्जन फोर्स, कपड़े को निचोड़ना। मतलब कपड़े आपने अगर धोए होंगे, ये लॉकडाउन में और काम भी किया था, कपड़े धो के फिर आप जो उसे निचोड़ते हो ना, तो वो हुआ हमारा टॉर्जन फोर्स। मतलब यहाँ से भी, यहाँ पे मैंने उसको स्टिक कर दिया, यहाँ पे मेरा जो कर्सर है अभी यहाँ पे मैंने उसको फिक्स कर दिया एंड मैं सिर्फ यहाँ से उसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, तब भी आपका टॉर्जन आएगा। एंड अगर मैं यहाँ से भी उसको ट्विस्ट करता हूँ एंड यहाँ से भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में कंपेयर टू दिस, मैं इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो वो हुआ हमारा टॉर्जन। ठीक है। एंड लास्ट में सबका एक ब्रीफ कर लेते हैं। जैसे नो लोड में हमारा जो मटेरियल है वो इस तरह से है, फिर टेंशन आएगा तो वो थोड़ा इस तरह से खिंच जाएगा, कंप्रेशन में थोड़ा इस तरह से दिखेगा, शेयर में ये ऐसे लीनियरली मूव करेगा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, बेंडिंग में ये बेंड हो जाएगा एंड टॉर्जन में पूरा ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज हमें ये सब टाइप्स ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, वो सब देखे, हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं वो सब भी हमने देखा। एंड आप लोगों को कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो मुझे इस वाले ईमेल एड्रेस पर शेयर करिए, मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने की। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डाउट्स, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स फिनिश इस, थैंक यू।